कई बार दुनिया की सबसे मजेदार खबर वो होती है जिसमें किसी और की नहीं बल्कि लोगों की अपनी ही पोल खुल जाती है। आज की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। एक ऐसा देश जो खुद चारों तरफ आलोचनाओं से घिरा हुआ है, अब वही भारत को ज्ञान बांटने निकला है। वजह भी ऐसी कि सुनकर आप खुद सोचेंगे आखिर इन्हें तकलीफ किस बात की है। उधर पिछले कुछ महीनों से भारत के खिलाफ तेवर दिखाने वाले दो पड़ोसी देशों की चाल भी अचानक बदलती नजर आ रही है। हालात ऐसे बने कि अब वही भारत से बातचीत का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर अभी बाकी है। एक ऐसा देश जिसने वर्षों तक हथियारों से ज्यादा शांति पर भरोसा किया, अब वही अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और इस पूरे मामले में उसकी पहली पसंद भारत बनता दिखाई दे रहा है। तो आखिर दुनिया में अचानक ऐसा क्या बदल रहा है? क्यों कई देशों का रुख एक साथ बदलता नजर आ रहा है? और इन सभी घटनाओं का भारत से क्या सीधा संबंध है? आज एक एक करके पूरी तस्वीर समझेंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। उससे पहले यकीन मानिए दोस्तों, आपका किया हुआ एक लाइक हमारी दिन रात की मेहनत को सफल बना देगा, तो कृपया दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब पहली खबर देखिए। भारत का एक कानून और दर्द अमेरिका के नेताओं को होने लगा। अब ये बात सुनकर आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा। भारत अपने यहाँ विदेशी फंडिंग पर थोड़ा कंट्रोल क्या करने लगा, उधर अमेरिका के कुछ सांसदों ने ही शोर मचाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि भारत का नया FCRA कानून ईसाइयों के खिलाफ है, इससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अब जरा सोचिए, भारत अपने देश का कानून बनाए, अपने देश में आने वाले पैसों का हिसाब मांगे, तो इसमें अमेरिका को इतनी बेचैनी आखिर क्यों हो रही है? यही सवाल अब भारत में भी पूछा जा रहा है। असल में FCRA कोई नया कानून नहीं है। इसका सीधा सा मकसद है विदेश से जो पैसा भारत आता है वो आखिर जा कहां रहा है और किस काम में लग रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2019 से 2022 के बीच ही 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी फंड भारत पहुंचा। अब इतनी बड़ी रकम आई तो उसका हिसाब किताब होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन लगता है यही बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। उनका कहना है कि इससे उनके काम पर असर पड़ेगा, जबकि भारत का सीधा जवाब है देश के अंदर क्या कानून होगा और कैसे लागू होगा ये दिल्ली तय करेगी, वॉशिंगटन नहीं। भारत ने अभी इस बयान पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि अपनी सुरक्षा और अपने कानूनों पर फैसला भारत खुद करेगा। अब सवाल आपसे, अगर कोई देश अपने यहाँ आने वाले विदेशी पैसे की निगरानी करना चाहता है तो क्या इसमें किसी दूसरे देश को दखल देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब जरा बांग्लादेश की तरफ भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वक्त कैसे पलटता है इसकी एक मिसाल इस समय वहीं देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले तक ढाका की तरफ से भारत को बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उसी बांग्लादेश को नई दिल्ली से बातचीत की उम्मीद लगी हुई है। मामला गंगा के पानी का है। खबर है कि बांग्लादेश ने भारत से गंगा जल संधि को लेकर बैठक की मांग की है, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। अब यहाँ पूरी कहानी समझिए। जब बांग्लादेश में कई मुद्दों को लेकर भारत ने चिंता जताई थी, तब ढाका का जवाब क्या था? यही कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें कोई दखल देने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जब पानी का सवाल सामने आया तो बातचीत की जरूरत भी महसूस होने लगी, यानी हालात बदलते देर नहीं लगती। अब बात इस समझौते की। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौता 1996 में हुआ था। इसी के आधार पर फरक्का बैराज से दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का सिस्टम तय हुआ। अब बांग्लादेश चाहता है कि इस समझौते पर फिर से चर्चा हो। उसका तर्क है कि पिछले कई वर्षों में हालात बदल चुके हैं, इसलिए नई परिस्थितियों को देखते हुए नई बातचीत होनी चाहिए। लेकिन भारत इस मामले में कोई जल्दबाजी दिखाता नजर नहीं आ रहा। भारत का साफ कहना है कि बातचीत होगी, लेकिन तय प्रक्रिया के तहत होगी, यानी संयुक्त नदी आयोग के जरिए, और जब दोनों देशों के लिए सही समय होगा तभी होगी। सीधी सी बात है, भारत इस मुद्दे पर किसी दबाव में फैसला लेने के मूड में नहीं दिख रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे दोनों देशों के बीच बातचीत किस दिशा में बढ़ती है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को इस मुद्दे पर जल्द बातचीत शुरू करनी चाहिए या फिर पहले अपने हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब कई सालों तक जापान का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक ही बात आती थी, शांति। ऐसा देश जो लड़ाई से जितना दूर रह सके उतना अच्छा समझता था। लेकिन अब वही जापान अपनी सोच बदल रहा है, और वजह भी छोटी मोटी नहीं है। दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है उसे देखकर टोक्यो को भी समझ आ गया है कि सिर्फ अच्छी बातें करने से देश सुरक्षित नहीं रहते। इसलिए अब जापान ने साफ इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में उसकी सेना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर दिखाई देगी। उसकी नई रक्षा रिपोर्ट में चीन, रूस और उत्तर कोरिया को सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बताया गया है। यानी जापान अब खुलकर मान रहा है कि हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात सुनिए। जापान सिर्फ सैनिक बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, उसकी पूरी तैयारी नई टेक्नोलॉजी पर है। AI हो, ड्रोन हो या फिर अगली पीढ़ी के हथियार, जापान अब इन्हीं पर सबसे ज्यादा पैसा लगाने की तैयारी कर रहा है। और यहीं पर भारत की अहमियत भी बढ़ जाती है।
पिछले कुछ सालों में भारत और जापान सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं बने, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब आए हैं। कभी संयुक्त सैन्य अभ्यास, कभी नई रक्षा तकनीक, तो कभी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करना। लगातार दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ता ही जा रहा है। यानी दोनों को अब ये समझ आ गया है कि बदलती दुनिया में अकेले चलना आसान नहीं होगा। इसी वजह से दोनों देश मिलकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में लगे हैं। अब इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एशिया की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली, और अगर भारत और जापान इसी तरह साथ आगे बढ़ते रहे तो इंडो पैसिफिक में ताकत का पूरा संतुलन बदल सकता है। अब आप बताइए, क्या भारत को भी जापान के साथ रक्षा सहयोग पहले से ज्यादा तेज करना चाहिए, या फिर मौजूदा रफ्तार ही ठीक है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी खबर भी आई जिसने कुछ देर के लिए भारत की भी धड़कन बढ़ा दी। सोचिए, समुद्र के बीच एक मालवाहक जहाज अपना सफर तय कर रहा हो, अचानक हमला हो जाए और कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज पानी में समा जाए। बस कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय झंडे वाला मालवाहक जहाज MSP-5 नूर औलिया लाल सागर में हमले का शिकार हो गया और आखिरकार डूब गया। अब यहाँ सबसे बड़ी राहत क्या रही? जहाज डूब गया, लेकिन उस पर सवार एक भी इंसान की जान नहीं गई। कुल 14 नाविकों को समय रहते यमन के तटरक्षकों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इनमें 13 हमारे भारतीय थे, यानी एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, सरकार ने भी बिना देर किए पूरी मशीनरी एक्टिव कर दी। रियाद में मौजूद भारतीय दूतावास को तुरंत हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए, ताकि अगर किसी भारतीय को किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो बिना समय गंवाए मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन अब असली चिंता यहाँ से शुरू होती है। आखिर लाल सागर में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार गुजरता है। अगर यहाँ जहाज सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ेगा। शुरुआती रिपोर्टों में शक हूती लड़ाकों पर जरूर जताया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। भारत ने साफ कहा है कि इस समुद्र के रास्ते सुरक्षित रहना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर जहाज ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो दुनिया का कारोबार भी रुकना शुरू हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि भारत पिछले कुछ समय से अपनी नौसेना पर लगातार ज्यादा ध्यान दे रहा है। जहाज बढ़ रहे हैं, गश्त बढ़ रही है, और हिंद महासागर से लेकर आसपास के समुद्री इलाकों तक भारत अपनी मौजूदगी लगातार मजबूत कर रहा है। क्योंकि अब सिर्फ जमीन की सीमाएं सुरक्षित रखना काफी नहीं है, समुद्र की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी हो चुकी है। फिलहाल राहत की बात यही है कि हमारे सभी भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन अगर लाल सागर में ऐसे हमले लगातार बढ़ते रहे तो आने वाले समय में भारत को सिर्फ बयान नहीं बल्कि और बड़े कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। अब आप बताइए, ऐसे हालात में भारत को क्या करना चाहिए? सिर्फ बातचीत के भरोसे रहना चाहिए, या फिर समुद्र में अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।